नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। 12% की में आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 साल का माइलस्टोन पार कर लिया है। देश का सबसे बड़ा बैंक है। सालाना प्रॉफिट 70,000 करोड़ का है। बैंक अकाउंट खोलने और डिपॉजिट बिजनेस से ये एसबीआई अब कहीं आगे निकल चुका है। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब आपने सुना है इनका। अब इसके कैश जनरेटिंग बिजनेसेस हैं। जल्दी ही एक आईपीओ भी लाने की तैयारी है। इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा साहब। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे साथ पवन कुमार, मेरे सहयोगी जो लंबे समय से बैंकिंग कवर करते रहे हैं, और साथ ही आशुतोष खजूरिया साहब मौजूद हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। पवन जी, दिनेश जी से शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, खजूरिया साहब भी बड़े देश के बड़े धाकड़ बैंकर हैं अभी, और इतने बैंकों का नाम अगर ये गिनाने लगेंगे कि कौन कौन से बैंकों में काम किया तो बड़ा गिनना मुश्किल होगा। खजूरिया साहब, आपसे शुरुआत, कौन से बैंक में, मतलब कोई बैंक आपने छोड़ा है क्या? बहुत से छूट गए भैया, लेकिन जो हमारी नर्सरी जहां से सीखा वो भारतीय स्टेट बैंक। 24 साल उसमें रहे। 1983 से 2007 जब स्टेट बैंक अपने यौवन पे था, मतलब 28 वर्ष का था तब हमने ज्वाइन किया था। आज वो 70 वर्ष का हो गया है, वरिष्ठ नागरिक हो गया है। उतना ही और उतना ही ज्यादा आप कहते हैं कि धनाढ्य की, जिस तरह की जो राशियां वो बाहर लाता है, निवल लाभ जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो 77,561 करोड़, मतलब क्या राशि है। हमने जब ज्वाइन किया था उसकी तुलना में। अगर हम जर्नी की ही बात करें तो पवन जी, अब हम दिनेश जी से बात करते हैं। हाँ, मतलब दिनेश जी, उसमें खजूरिया साहब से मैंने जानबूझ के सवाल पूछा था कि हम ये चाहते थे कि, और बैंकों का नाम तो इन्होंने लिया, पर मुझे पता था कि आप एसबीआई से शुरू करेंगे क्योंकि क्योंकि आपका पहला प्यार है वो। अब खरा साहब की तरफ चलते हैं। दिनेश जी, एसबीआई की ग्रोथ एक तरह से कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही है इंडिया की ग्रोथ से। तो किस तरह से जर्नी आप 70 साल की आप बताएंगे हमको, क्योंकि खासकर अगर मैं आप ही के शब्दों में बात करूं तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाली बात थी। और अब देखिए फॉर्च्यून 500 तक का सफर और समय के साथ बदलना, क्या ये वजह रही एसबीआई की ग्रोथ की, या फिर जो उसके शेयर नंबर्स हैं, वॉल्यूम है, 50 करोड़ कस्टमर्स हैं, उस सब की बात से? देखिए, ऐसा है कि 50 करोड़ कस्टमर के लिए ब्रांच नेटवर्क का बड़ा होना जरूरी था। 1950 में जब ये बैंक अपनी इस 1955 में जब बैंक इस फॉर्म में आया तो तकरीबन 400 के करीब ब्रांचेस हुआ करती थी, और आज वही ब्रांचेस तकरीबन 23,000 हो गई हैं। और जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, तकरीबन 10,000 करोड़ के करीब का जीडीपी था, जो कि अब जो है 333 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो उस तरह से अगर देखें तो जीडीपी में ग्रोथ जो है वो काफ़ी रिमार्केबल है। लेकिन उसके मुकाबले में बैंक की जमा राशि जो है, जो डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और डिपॉजिट के साथ साथ लोन भी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, उसमें ऐसा है कि एक तो ब्रांच नेटवर्क का बढ़ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स का बढ़ना, ये सब तो कारण है ही है। लेकिन बीच में जब कोर बैंकिंग और डिजिटाइजेशन की बात शुरू हुई, मैकेनाइजेशन जब शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 1993 की तरफ जो है मेन रूप से मैकेनाइजेशन हुआ बैंक का, उसके बाद बैंक में प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। 2000 में कोर बैंकिंग आ गया, 2002-3 में जो है कोर बैंकिंग शुरू हो गया, और तकरीबन 6-7 में वो ख़त्म हुआ प्रोजेक्ट। तो उसके माध्यम से बैंक की ब्रांचेस की प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। और यही एक कारण है कि जो प्रॉफिट भी था पर एम्प्लॉय, वो कहीं बढ़ गया, तकरीबन 90,000 से बढ़कर तकरीबन 30 लाख रुपए तक का जो है पर एम्प्लॉय प्रॉफिट हो गया। तो ये सब बहुत से कारण हैं। और समय के साथ साथ बैंक ने जो भी इकोनॉमी की और ग्राहकों की आवश्यकता थी, उसमें आगे बढ़कर जो है अपना योगदान दिया। चाहे वो एटीएम्स की बात थी, चाहे वो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स की बात थी, या सीएसपी एजेंट्स की बात थी बैंक ने, और चाहे वो जनधन अकाउंट्स की बात थी।
हमेशा बैंक ने किसी भी इनिशिएटिव को अपने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया और उसमें अपना पूरा योगदान दिया। इन सब के चलते बैंक की आज जो स्थिति है वो ये कि जो है टॉप 44 बैंक्स में है। और जहाँ तक जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का सवाल है, बैंक जो है पिछले 3 वर्षों से 3 वर्षों से कम 3 वर्षों से जो है सबसे अधिक प्रॉफिट अर्न करता है। जहाँ तक जितने भी कॉर्पोरेट्स लिस्टेड हैं उन सब से कहीं अधिक प्रॉफिट अर्न करता है, नेट प्रॉफिट। तो ये सब जो है, इन सब के लिए ये जो मैंने अभी आपको कारण बताए, नेटवर्क का होना, डिजिटाइजेशन का होना, चाहे वो जहाँ पर जो डिजिटल ऐप है हमारे योनो, जिसमें कि तकरीबन अबाउट 9 करोड़ कस्टमर्स अभी एनरोल्ड हैं, और जिनको की जो है एक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है डिजिटल माध्यम से। बल्कि बैंकिंग ही क्या, बाकी सब सुविधाएं भी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लेना हो, वो सब सुविधाएं जो है योनो ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिससे कि जो है कस्टमर को की कन्वीनियंस को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और इस कारण से बैंक की प्रगति जो है बहुत ही सराहनीय रही। एक सवाल जो वैसे तो आप दोनों सज्जन से मैं पूछना चाहता था, पर खरा साहब आप ही से शुरुआत करेंगे। आप दोनों प्री 91 लिबरलाइजेशन के बैंकर्स हैं, एम आई राइट? सर 91 के पहले का एसबीआई और वर्क कल्चर और 91 के बाद का एसबीआई और वर्क कल्चर, जहाँ पे प्राइवेट बैंकों के लिए ज़्यादा स्पेस सरकार ने खोला, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और बाकी और दूसरे बैंक के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों प्री 91 और पोस्ट 91 एसबीआई के कल्चर में क्या फ़र्क आया, खरा साहब? देखिए, मेरा ये मानना है कि कंपटीशन जो है हमेशा किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमने देखा है 91, जैसा आपने कहा, जैसे जैसे इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 91 से पहले की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो एक बहुत ही अलग इकोनॉमिक सिचुएशन थी। लिबरलाइजेशन से पहले की इकोनॉमिक सिचुएशन अपने आप में बड़ा चैलेंज था। तो उसमें उस तरह के चैलेंज में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नजरिया अलग हुआ करता था। जब क्रेडिट डिस्पेंसेशन की बात थी, उसमें टंडन कमेटी और चौरा कमेटी के नॉर्म्स हुआ करते थे कि स्टॉकिंग के लिए कितनी आप जो है आप जो है कितने मंथ्स का स्टॉक अलाउ करेंगे। तो ये एक प्री 91 का जो एक बैंकिंग का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही हटकेयर एटमॉस्फेयर था। और उसमें जो है जैसा मैंने कहा कि आरबीआई भी जो है बड़े ही रिस्ट्रिक्टेड मेजर्स अडॉप्ट किया करता था, और बैंकिंग भी उसी तरह से चल रही थी। 91 के बाद कंपटीशन आने के कारण जैसे जैसे कंपटीशन आया, वैसे वैसे बैंक ने अपने आप को उस कंपटीशन में ढाला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि 91 में मैकेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। मैकेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होने से बैंक जो भी अपनी अपनी सुविधाओं में और अधिक वृद्धि कर सका और अपनी कस्टमर सर्विस को और इम्प्रूव कर सका। और चूंकि बहुत सा काम जो कि मैनुअली हुआ करता था वो सब मशीन के माध्यम से होना शुरू हो गया, और एक कस्टमर को डील करने के लिए जो मेंटल स्पेस थी काउंटर क्लर्क की, वो भी अवेलेबल हो गई। तो इस तरह से 91 और प्री 91 और पोस्ट 91 ये दो बिल्कुल ही अलग मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अलग होने के कारण बैंकिंग का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल अलग था इन दोनों समय पीरियड में। आशुतोष जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी हमें दिनेश खारा साहब बता रहे हैं कि 91 से पहले और बाद की स्थिति, लेकिन 91 के बाद के जो बैंक्स हैं उन्होंने जिस तरह से ग्रोथ की, एसबीआई क्यों उसमें पीछे रह गया, या बाकी सरकारी बैंक्स भी? क्या ये यूथ था, यूथ की एनर्जी थी, और एक तरफ सरकारी एम्प्लॉयज वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी? एसबीआई ने क्यों नहीं वो कदम उठाए जो प्राइवेट बैंक्स ने उठाए? आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह दूंगा कि ये जो लाइसेंसिंग हुई प्राइवेट बैंक्स की, ये 1994 में हुई, जब 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। उस 10 में से 4 जो थे वो तो संस्थागत थे, संस्थाएं जो थी उन्हीं के बैंक थे, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक बना रही है, आईसीआईसीआई लिमिटेड से आईसीआईसीआई
बैंक बना। आईडीबीआई बैंक ने, आईडीबीआई लिमिटेड ने आईडीबीआई बैंक जो है वो शुरू किया, और यूटीआई ने यूटीआई बैंक, जिसे आज हम एक्सिस बैंक कहते हैं। तो जी जो इंस्टीट्यूशंस थी इसमें से दो तो कम से कम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में थी ही, एक आईडीबीआई और दूसरी यूटीआई। लेकिन उनके बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक कहलाए। यद्यपि उसमें जो उस समय इक्विटी थी वो मेजॉरिटी जो थी वो पब्लिक सेक्टर की थी। अब आप उसमें देखिए जो उसके उस समय के लीडर्स थे, इन 10 बैंकों में से कम 4 में जो लीडर्स थे वो भारतीय स्टेट बैंक से गए थे। चाहे वो जी अच्छा 4 बैंक आज है ही नहीं उसमें से, टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और सेंचुरियन बैंक, ये जो है डिसअपियर हो गए हैं। 10 में से 6 बचे हैं। तो अगर आप कहें कि प्राइवेट सेक्टर ही बहुत एफिशिएंट है, तो ये 4 बैंकों को बंद होने की क्या जरूरत थी, या इनको जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए किसी दूसरों के लिए ये शिकार क्यों बने? एक तो ये चीज है। हाँ, और मर्ज भी ढेर सारे बैंक हुए खजूरिया साहब। जीटीबी को तो बचाना पड़ा, ओरिएंटल जी बैंक जी ऑफ कॉमर्स ने उसको एक्वायर किया, वो तो डूब जाता अदरवाइज। और रही बात वो जो एक्विजिशन की, उसमें भी ये था कि जब वो ऐसा लग रहा था कि वाइबिलिटी के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, तो टाइम्स बैंक जो है वो एचडीएफसी में मर्ज हुआ, और वैसे ही बैंक ऑफ पंजाब सेंचुरियन में मर्ज हुआ, फिर सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब पूरा एचडीएफसी में मर्ज हुआ। तो इस तरह से जी उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है। दूसरी ओर आप देखिए ज्यादातर जो ट्रेंड बैंक स्टाफ थे ना, जो भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे ही पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनसे जो थे उन्होंने ही आगे उन बैंकों को चलाया। तो ये तो है नहीं कि उन्होंने कहीं से आउट ऑफ थिन एयर कुछ क्रिएट किए, वर्क क्या बोलते मैन पावर, और क्रिएट करके उसको चलाया। लेकिन फर्क ये था कि वो पहले दिन से ही कोर बैंकिंग में थे। कोर बैंकिंग समय की आवश्यकता थी। अगर आप एक नई जगह नए फाउंडेशन के साथ एक नई बिल्डिंग इमारत की तामीर करते हैं तो वो थोड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपके पास सब नक्शा और सब कुछ है। लेकिन आप पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़कर वहां से मलबा हटाकर और फिर उसकी जगह आप नई तामीर करें तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज भी होता है। और यूनियंस और इन सब में अभी मेरे मित्र दिनेश जी ने जो है एक शब्द यूज किया, मैकेनाइजेशन। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन नहीं बोला, क्योंकि ये कंप्यूटराइजेशन बुरा शब्द माना जाता था उस दशक में ऐसा माना जाता था। ट्रेड यूनियन से कहती थी कि कंप्यूटर मतलब आपकी नौकरी गई, नौकरी को खा जाएगा। और उससे क्या हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक को कोर बैंकिंग करते करते, इनफैक्ट अगर आप कहें उसका स्टेबलाइजेशन, तो कहीं जाके 2007 या 2008 में जाके स्टेबलाइजेशन हुआ, जबकि ये 95 से ही कोर बैंकिंग पे थे। जो नए बैंक थे, नए जो नवजात जो थे, वो 1995 से ही कोर बैंकिंग में थे। कोर बैंकिंग में क्या होता है कि कस्टमर एक शाखा का ग्राहक नहीं रहता है, वो पूरे बैंक का ग्राहक होता है। उसके जितने आउटलेट्स हैं वो कहीं भी जाकर वो सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब जब कोर बैंकिंग हुई, आप देखिए भारतीय स्टेट बैंक का क्या उनके क्या बोलते हैं बिजनेस का विस्तार किस तरह से हुआ है। आप सोचिए 1955 में 30 जून 1955 जब इंपीरियल बैंक का आखिरी दिन था और अगले दिन भारतीय स्टेट बैंक का पहला दिन था, तो 211 करोड़ के करीब डिपॉजिट थे। और उस समय की टोटल जो जीडीपी थी वो करीब 11,000 करोड़ के करीब थी। मतलब लगभग 2% के करीब जो थे वो भारतीय स्टेट बैंक के डिपॉजिट थे। आज 15% है। अभी दिनेश जी ने बताया 333 ट्रिलियन अगर ये वो है, और 54 ट्रिलियन अगर आपका स्टेट बैंक का डिपॉजिट है, तो आप उससे कंपेयर करके देखिए, तो आप 15% से ऊपर आप जो है डिपॉजिट का शेयर। तो ये कैसे हुआ और उसका कब ये रफ्तार एकदम तेजी से बढ़ी? एक समय तो मोनोपोली थी, 1993 तक तो मोनोपोली थी, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। और उसके बाद जब ये कंपटीशन में भी ये लोग भी कंपटीशन में कब आए हैं? 2005-6 के बाद थोड़ी कंपटीशन महसूस हुई कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बड़ा होने लगा। तब लगने लगा कि एक बैंक है जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्रॉस करता हुआ अब स्टेट बैंक के बाद नंबर 2 उसका जो है बिजनेस हो गया। और बाद में फिर एचडीएफसी ने उसको भी सरपास किया। आईसीआईसीआई की अपनी समस्याएं आई, अपने प्रॉब्लम्स आई। मैं यहां पर ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी कोई ग्लोबल कोई प्रॉब्लम आई है, तो इन बैंकों को एक तरह से सबसे ज्यादा झटका लगा है ट्रस्ट का। 2 बार कम से कम ऐसा हुआ है एक बड़े निजी बैंक के साथ, जब वो एटीएम पे लाइनें लग गई थी डिपॉजिटर्स की पैसे निकालने की। भारतीय स्टेट बैंक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो एक विश्वास है जनता का, जो डिपॉजिटर का एक विश्वास है, क्योंकि डिपॉजिटर क्या एक तरह का आपको अनसिक्योर्ड लोन देता है बैंकों को। वो है कौन? वो हमारा एक तरह से हमारा क्रेडिटर है। जो भी डिपॉजिटर है वो बैंकों का क्रेडिटर है। वो आके बैंक में पैसा रख लेता है, जिसके लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं मांगता। वो
अनसिक्योर्ड लोन की तरह आपके पास जो है वो डिपॉजिट रखता है, और उसकी जो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस है वो आप बढ़ के 5 लाख हुई, पहले तो 1 ही लाख थी, तो वो अगर 50 लाख भी रखता है तो सिर्फ 5 लाख की इंश्योरेंस। लेकिन ये ट्रस्ट, ये जो भरोसा जो भारतीय स्टेट बैंक का सदा से राज, मतलब मैं सिर्फ 70 साल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका जन्म तो एक तरह से 2 जून 1806 को हो गया था, तो वो जो 219 साल की परंपरा है बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास के साथ मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों के मिलके इंपीरियल बैंक का बनना, और फिर इंपीरियल बैंक का भारतीय स्टेट बैंक बनना, तो एक बड़ी लंबी परंपरा है और उसकी वजह से जनता का विश्वास है। और ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा जर्नलिस्ट को, कि पहला दशक जो था हमारा 2000 से 2010 का, उसमें 2 बार देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर यह खतरा आ गया था कि बैंक सरवाइव भी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं पवन, जब एनपीए एक्सपोजर सामने आया, जैसे किंगफिशर का, जेट एयरवेज का या फिर आईएलएंडएफएस का, तो क्रेडिबिलिटी पे असर नहीं पड़ा? देखिए, क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा होगा थोड़े टाइम पे। जैसे एक जगह इशारा किया अभी खजूरिया साहब जो कह रहे थे, उसमें एक वक्त आया जैसे लोगों को लग रहा था कि शायद एसबीआई में भी कुछ दिक्कतें हैं, और एनपीए इस देश की समस्या है, उसमें खाली एसबीआई पे निगाह डालेंगे। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो बड़ा लॉपसाइडेड व्यू होगा, वो एसबीआई के साथ मैं कहूँगा कि न्याय करना निशा नहीं होगा। एसबीआई बड़ा बैंक है, एसबीआई का एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा कस्टमर हैं, एसबीआई के ज़्यादा रीच है, तो जो बड़े बिजनेसमैन भी जो हैं सोनिया, उनका क्या है कि सबसे पहला प्रेफरेंस एसबीआई होता है। अब खासकर जब बड़े शहरों की आप बात करते हैं, बड़े बिजनेस की आप बात करते हैं। पर जो एनपीए से अभी एनपीए पे आते हैं, क्योंकि एनपीए को ठीक करने में खरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी जब से ये आए हैं 2020 के बाद। तो इस पे हम ज़्यादा बोलेंगे, उससे बेहतर है कि वही उस पर बात करेंगे। मैं खरा साहब ये चाहता था कि जो आरबीआई पे हिस्ट्री लिखी है राहुल बाजोरिया ने, आप लोग नाम जानते होंगे उनका, मैं चाहता था कि आज के शो में उनको बुलाना, कि उन्होंने बोला यार मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं नहीं आऊँगा। मुझे तो अब भी लगता है कि खजूरिया साहब जिस उत्साह में है, कि अभी भी लगता है मुझे वो एसबीआई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मैं एक सवाल आपसे करूँगा, उसके बाद सोनिया आपको सवाल कुछ पूछेंगी खरा साहब की। जो 91 के बाद कभी ऐसा लगा, क्योंकि आप पहले भी 91 के पहले का भी ज़माना देखा आपने बैंकिंग स्पेस में, उसके बाद का भी देखा, तो आपको लगा कि एसबीआई के लिए बड़ा स्क्वीज होने जैसा खतरा है, बाकी जो बैंक आए हैं उसमें एसबीआई के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें एसबीआई ने कैसे उसको उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया? अभी भी तब भी एसबीआई बड़ा बैंक होता था, अब भी देश का बाकी सरकारी बैंकों ने एसबीआई से चैलेंज को फेस करने की सीख क्यों नहीं ली, एसबीआई ने क्यों ली? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जब ये खजूरिया साहब जैसा कह रहे थे, जो आर्थिक संकट की बात की इन्होंने, ये कुछ निजी बैंकों में ऐसा संकट आया था, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा संकट नहीं था, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक इन निजी बैंकों के लिए एक रेस्क्यू मैकेनिज्म अफोर्ड कर रहे थे उस समय में भी। और दूसरा ये आपका ये कहना कि जो भारतीय स्टेट बैंक ने चेंजेस किए, बाकी बैंकों ने क्यों नहीं उस तरह के चेंजेस किए। देखिए, ऐसा कि भारतीय स्टेट बैंक में ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बैंक को ज्वाइन करता है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, और इसीलिए परिवेश को, बदलते परिवेश में जिस जिस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से ट्रेनिंग को भी ट्विक किया जाता है। तो इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बहुत सक्षम बनाता है कि वो अपने ग्राहकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात यह है कि जो आपने एनपीए की बात की, इवन एनपीए का भी जो अभी जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज बहुत से प्राइवेट बैंक से भी कहीं बेहतर है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने हाल फिलहाल जो अभी आंकड़े देखे होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के, और अभी इंडस्ट्री में भी ये बात हो रही है कि जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, प्राइवेट सेक्टर के एनपीए कहीं ज़्यादा हैं बनिस्बत की पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। उसका कारण है
उसका कारण ये है कि जिस तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हुए, उस तरह के अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं होते, और विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक में ऐसे इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं किए जाते। और लेकिन उसके साथ साथ ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, जिसको कि पर्सनल लोन बोलते हैं, पर्सनल लोन जो बोलते हैं वो उन लोगों को देते हैं जिनके की सैलरी अकाउंट है। हालांकि उसमें कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती, लेकिन ये एक कैश फ्लो की सर्टेनिटी उसमें रहती है। और यही एक कारण है कि आज भारतीय स्टेट बैंक के एनपीए बाकी सब इंडस्ट्री के प्लेयर से कहीं कम है। तो ये तो हुई पर्सनल लोन की बात। और जहां तक कॉर्पोरेट लोन के विषय में की बात है, जब से AQR की बात हुई, एसेट क्वालिटी रिव्यू की जो बात हुई, और उसमें जो लाइसेंस सामने आए, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जो कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पहले से ही था, लेकिन फिर भी जो है मैक्रो रिस्क और माइक्रो रिस्क को डिफ्रेंशिएट करते हुए, मैक्रो रिस्क एक एक और साथ में माइक्रो रिस्क जब डिफ्रेंशिएट किया गया, तो रिस्क मैनेजमेंट को ये एम्पावर किया गया कि किसी भी प्रपोजल में वो नो गो का एक रेड फ्लैग रेस कर सकते हैं, जो कि पहले रिस्क जो है सिर्फ एक एडवाइजरी रोल में रहा करता था, उसको एम्पावर कर दिया गया कि आप नो गो करके जो है किसी भी प्रपोजल को आप मना कर सकते हैं, जो कि रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो इस तरह से क्रेडिट रिस्क जो है वो काफी काफी हद तक मैं तो ये कहूंगा कि पूर्ण रूप से ही क्रेडिट रिस्क को एड्रेस कर दिया गया इस तरह के इनिशिएटिव के बाद। और यही एक कारण है कि आज जब कॉर्पोरेट लोन्स भी होते हैं तो भी जो है इस तरह का हमें कोई एनपीए का कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता। और साथ ही साथ जहाँ कहीं ऐसा कहीं चैलेंज आता भी है तो उसमें प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग की का प्रावधान कर दिया गया है। अगर कहीं दिखाई देता है कि कहीं रिस्क आ सकता है किसी भी कॉर्पोरेट लोन में, तो उसमें उसमें समय रहते आरबीआई हालांकि नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रोविजन किया जाए जहाँ आरबीआई के मापदंडों में ऐसे किसी प्रोविजन का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बैंक अपने आप एक प्रूडेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए उसमें प्रोविजन करना शुरू कर देता है। तो उसका ये एडवांटेज है कि बैंक के पास हमेशा कुशन रहता है इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस और एनी इवेंट ऑफ एनपीए। बैंक जो है फुल्ली सिक्योर है और बैंक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी स्ट्रेंथन किए हुए है। तो आशुतोष जी, जैसे कि अभी हमें खारा साहब बता रहे थे कि रेड फ्लैग्स होते हैं और किस तरह से फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी उसको रिस्क अवर्स कर देती है या आरबीआई को कंप्लेन करनी पड़ती है। अभी हमने हाल में देखा रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ यही हुआ है। तो आपने पिछले 70 साल में कितना डिफरेंस देखा है? कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के प्रेशर्स, किस तरह से डील किया है एसबीआई ने? देखिए 70 साल का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पहले 28 वर्ष मैंने कहा ना कि मैं बैंक में था ही नहीं, तो 28 के बाद ही है। लेकिन हमने जो हमारे जो एक आदर्श रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन आर.के. तलवार साहब ने किस तरह पॉलिटिकल प्रेशर को डील किया था, वो अपने आप में एक अब वो जो है डॉक्यूमेंट हो गया है। और मिस्टर नारायण वगुल, जो बाद में आईसीआईसीआई के चेयरमैन भी रहे, आईसीआईसीआई लिमिटेड के भी और बाद में आईसीआईसीआई बैंक के भी, वो भारतीय स्टेट बैंक में जब थे तो वो अपना गुरु उनको मानते थे, आर.के. तलवार जी को। और उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते समय उस पर्टिकुलर किस्से का, इमरजेंसी पीरियड का, अभी रिसेंटली आपातकाल की बात काफी रही है 25 जून के आसपास, तो उस दौरान किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर को डील किया, वो अपने आप में एक मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो है घटना, ऐतिहासिक अंकित है वो। तो भारतीय स्टेट बैंक में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां पर जो है लोगों ने मैंने दे हैड बीन अपराइट और उन्होंने जो है वो प्रेशर के आगे बिल्कुल भी बेंड नहीं किए हैं, एक बात। और दूसरा, जो आपने खासतौर से एनपीए की बात की थी, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप मुझे अगर 2 मिनट दें तो सितंबर 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हुआ और दिसंबर के पहले सप्ताह में आरबीआई ने एक ही समय में कई बैंकों में एक साथ एसेट क्वालिटी रिव्यू किया। और वो बैंक सबसे ज्यादा एनपीए में आए जिन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया था, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे वो एक्सिस हो,
चाहे वो आईडीएफसी हो, मतलब वो सभी संस्थाएं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा फाइनेंस किया था, वहां पर सबसे ज्यादा एनपीए उभर के आया। और स्टेट बैंक का सदा से एक रोल रहा है कि हमेशा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ साथ में जो है वो हमेशा पुश करता रहा है। जब से डीएफआईज जो हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गई, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जी जी। आईसीआईसीआई लिमिटेड, आईएफसीआई, आईडीबीआई, ये सब चली गई। तो उसके बाद से भारतीय स्टेट बैंक के कंधे पे, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट सबसे स्ट्रांग थी, और एलआईसी ऑफ कोर्स, तो इन लोगों ने काफी जो है, तो आप जिन एनपीएस की बात कर रहे हैं उनमें काफी कुछ कारण जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से था। उसके कई कारण थे। जमीन जो है वो एक्वायर नहीं हुई, पार्क डिसबर्सल हो गया, मतलब अब मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब बहुत से कारण रहे होंगे। कई जगह ये भी रहा होगा कि ओवर लेवरेज, जो कॉर्पोरेट से उन्होंने डेट इतना ले लिया और उसके उतनी प्रोपोर्शनेट इक्विटी साथ में आई नहीं, और जब वो इंटरेस्ट का मीटर चलने लगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से जो है वो रुक गए, थम गए। पिछले 10-11 सालों में कईयों का निस्तारण हुआ। फिर वो हमने वो जो 4 स्टेज जो बताई थी अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने, कि पहले रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद रिकैपिटलाइज करो, फिर रिजॉल्व करो और फिर रिफॉर्म्स करो, वो 4 का जो प्रोसेस था वो चला। पहले तो रिकॉग्नाइज किया बैंकों ने, उनको कहा कि हाँ एनपी है, फिर कैपिटल डाली, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी रेज किया और पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने दिया। तो वो जब रिकैपिटलाइजेशन हुआ उसके बाद फिर रिकवरी रेजोल्यूशन के लिए आपके ये आईबीसी टाइप के जो कोड्स वगैरह आए, और एनसीएलटी वगैरह की प्रोसेस से शुरू में तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे। काफी बड़े बड़े अकाउंट तो जल्दी रिजॉल्व हो गए, जो पहले 12 थे उनमें काफी अच्छा रेजोल्यूशन आया, काफी अच्छा रिटर्न्स भी आया। अब आप देखिए उसी पीरियड में फेडरल बैंक का पूरे पीरियड में, क्योंकि मैं फेडरल बैंक में भी रहा हूं, स्टेट बैंक के बाद 13 साल में वहां भी रहा हूं और आईडीबीआई में भी रहा हूं, तो मैं आपको एक कंपैरेटिव बता रहा हूं। आईडीबीआई में तो एनपीए बहुत ऊपर गए, लेकिन फेडरल बैंक का किसी भी समय पिछले 25 सालों में 3.5% से ऊपर एनपीए नहीं गया। ग्रॉस एनपीए क्योंकि उन्होंने इंफ्रा में फाइनेंस ही नहीं किया था ज्यादा। तो जिसकी बैलेंस शीट जैसी है, जिसकी जितनी चादर है और उसने अपनी चादर उतनी ही तानी है, तो वो रह गया, बच गया। तो उसमें क्या है, अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट भी किया, मान लो बड़े स्टील प्लांट में, एसआर स्टील या भूषण वगैरह में, तो 50 करोड़ दे दिया। 50 करोड़ दिया, कहां दूसरे किसी ने 3000 करोड़ या 4000 करोड़ दिया, तो अंतर आएगा ना। तो ये मतलब मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं, जब एनपीए आए तो ज्यादातर बैंक प्रभावित हुए से एक्यूआर के बाद, उसके बाद रिकैपिटलाइज करके वो वापस आए। लेकिन सवाल यह कि अब वो जो सीख ली, अब उस सीख से हम कितना आगे उसको आगे ले जा पाते हैं, यही एक सक्सेस होगी कि हमने जो ये साइकिल में से जब बाहर निकले हैं और अब अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर चेज करना शुरू कर दें कस्टमर्स को, फिर लोन को चेज करना शुरू कर दें, बड़ी टिकट को, हाई टिकट को, और बिना ये देखे कि वेदर सारे। अभी इस पे खजुरिया साहब हम लोग करते हैं उस पर भी, जो सब्जेक्ट आप टच कर रहे हैं हम लोग उसको उस आउटलुक पे भी आएंगे। जैसे खरा साहब से एक बड़ा मैं बहुत देर से मेरा मन कर रहा था इनसे सवाल पूछने का कि बड़ी कठिन वक्त में ये एसबीआई के मुखिया बने, कि बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, हाउ इट वुड लुक लाइक इन द लाइट ऑफ लॉकडाउन्स इन द कंट्री, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट परसेप्शन, मार्केट अनसर्टेनिटी, amid economic uncertainty during lockdown, during COVID-1, COVID-2, ये इसके बाद खरा साहब ये कितना चिंता का विषय था। अभी मान लीजिए हम 2008 के स्लो डाउन की बात ना भी करें, तो उसके बाद अलग अलग कंपनियों ने आपके यहाँ से लोन लेके बड़ी उसका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं, अभी वहाँ पे हम लोग बात अभी एसबीआई की कर रहे हैं। ऐसे एनपीए के बीच, ऐसे बड़े कंपनियों के बैठ जाने के बीच, उनके गायब हो जाने के बीच, किसी का 10,000 12,000 करोड़ रुपए चले गए, ऐसे में आप जब उसके मुखिया बने और लॉकडाउन के बीच, क्या आपको लगा कि क्या करने की ज़रूरत है? चैलेंजेस, क्योंकि बाकी चेयरमैन के जो चैलेंजेस है उससे आपका चैलेंजेस 4 गुना 5 गुना 10 गुना बड़ा था। कोई कभी लगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो भी किसी भी संस्था का लीडर रहता है, अगर वो निराश हो जाएगा तो पूरी संस्था निराश हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमेशा एक ही चीज को मन में रखा, वो ये कि किसी भी तरह से माइंड में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए और माइंड में पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए। और उस तरह से मैंने जब लीड किया, तो देखिए ऐसा है कि चैलेंजेस तो रोज ही हैं, रोज के जो है दिनचर्या में ही चैलेंज हैं। लेकिन अगर हम चैलेंजेस को देखकर अगर
त्रस्त हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है हमने अपने पूरी टीम के मोरल को जो है हाई रखने के लिए हमने इंश्योर किया कि जो कोविड की परिस्थिति है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो कुछ हम बैंक के माध्यम से कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो उसमें समय समय पर एक तो ये कि चूंकि हम लोगों को उस समय में जबकि कोविड था, सभी ब्रांचेस रन करने की विशेष रूप से आवश्यकता थी। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बीच में जब कोविड हुआ तो मैं जरूर बैंक नहीं गया, लेकिन अदरवाइज कोविड के पूरे दौरान मैं एक भी दिन बैंक से बाहर नहीं रहा। मैं हमेशा जी। गया और ये मैंने मैसेज जो है सबको दिया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ और जो कुछ संभव होगा बैंक से, बोर्ड से, हम वो सब कुछ करेंगे। तो उसी के चलते देखिए ऐसा है कि चूंकि हमें पूरी की पूरी 23,000 ब्रांचेस हमें ऑपरेट करनी थी, 22,000 के करीब ब्रांचेस थी वो सब ऑपरेट करनी थी। तो हम एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में ये रिव्यू कर लिया करते थे कि कितनी ब्रांचेस चल रही हैं कितनी नहीं चल रही, क्योंकि कुछ ब्रांचेस में स्टाफ ही 3 का है और अगर 3 के स्टाफ में अगर एक को कोविड हो गया तो उसको जो है बाकियों को इंसुलेट करने की बहुत जरूरत थी। तो उसको कैसे उस तरह से कुछ ब्रांचेस जो इस तरह इस कारण से बंद होती थी, लेकिन अदरवाइज सब ब्रांचेस जो है पूरी की पूरी चली। ये तो हुआ कि ब्रांचेस चलने की बात हुई। दूसरी बात ये कि जब जैसे कोविड हिट किया तो हमें ये लगा कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है एसएमई पर आने वाला है और एसएमई हमारा जो एक पोर्टफोलियो है उसको हम कैसे हेल्प करें। और उसी के चलते हम लोगों ने पहले जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स थी उसका एक एक्स परसेंटेज हमने एक टेम्परेरी एडहॉक लिमिट्स हमें दे दी और इस चीज को बाद में सरकार के में भी रिकॉग्नाइज किया गया और फिर एक स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उस स्कीम के माध्यम से हर किसी को एक्स्ट्रा फंडिंग की गई। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि जो जो गवर्नमेंट पेपर्स या जो भी डेट मार्केट के पेपर्स थे उसकी उसमें क्या लिक्विडिटी है क्या नहीं है वो एक बहुत बड़ा समस्या थी। तो उसके लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से टीएल टीआरओ का प्रोविजन किया गया और उनमें भी जो है फंड उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई। ये सब चीजें जो है इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए जो कि गवर्नमेंट की मदद से, भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से और बैंक के अपने लेवल पर जो जो स्टेप्स लिए गए वो काफी हद तक मददगार सिद्ध हुए। और ये कहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय में कहा था कि हमें जो भी हम ये एक्स्ट्रा फंडिंग कर रहे हैं एसएमई उसमें हम 15% का अधिक प्रोविजनिंग करें। तो हमने उसका प्रोविजनिंग जो है 25% किया, 25% अधिक प्रोविजन किया। और मेरे को बड़ा हर्ष होता है ये बात आपसे शेयर करते हुए कि जब मैंने 2024 अगस्त में जब मैंने बैंक का अपना चेयरमैनशिप डिमिट किया तब भी जो है हमारे पास 7,000 करोड़ का प्रोविजन पड़ा था जो कि यूज नहीं हुआ। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि जब हमने एसएमई को समय रहते मदद की तो उन लोगों ने भी आगे बढ़कर इंश्योर किया कि वो जो भी लोन उन्होंने रेस किया वो रीपे करें। एसएमई हो कॉर्पोरेट्स हो सब लोगों ने ये बात इंश्योर की और उसी कारण से हम आज जो बैंक की स्थिति इस तरह की मजबूत स्थिति देखते हैं वो शायद हम लोगों की एक लर्निंग थी। और दूसरा, कोविड में कुछ एडवांटेजेस भी हुए। क्या हुआ कि जो डिजिटल बैंकिंग इतनी प्रमोट हुई या ई कॉमर्स इतना प्रमोट हुआ वो सब कोविड के चलते प्रमोट हुआ, क्योंकि हर किसी को अपने घर बैठे हुए अपना पूरी की पूरी ग्रोसरी परचेस करने के लिए वो सब ने जो है डिजिटल कॉमर्स को प्रमोट करना शुरू किया और उसी के चलते डिजिटल बैंकिंग भी प्रमोट हुई। तो ये एक उसका एक एडवांटेज भी रहा। लेकिन यहाँ और साथ ही हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से जहाँ कहीं जरूरत थी, जब ये तो पर्टिकुलरली कोविड-2 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं जरूरत थी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की, हम लोगों ने आर्मी के साथ कॉर्पोरेट्स के साथ सहयोग कर कर वहाँ पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने में भी अपना योगदान दिया। और हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयज़ को जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी किसी भी तरह की मेडिकल सपोर्ट की, वो पूरी की पूरी मेडिकल सपोर्ट हम लोगों ने बैंक के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाई। और आखिर में जब वैक्सीन आ गई तो हमने ये इंश्योर किया कि वैक्सीन जो है ना तो एम्प्लॉय को बल्कि एम्प्लॉय के पूरे परिवार को
और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम को वो वैक्सीन बैंक के कॉस्ट पर हमने प्रोवाइड की, जिससे कि उनको हम पूरा सेफ कर सकें। तो ये उस तरह के वो एक बहुत ही अलग स्थिति थी। शायद अभी तो हम बात करते हैं 5 साल आगे जब हम जाएंगे तो हम सब ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैंने बैंक में कहा था कि आप इसको एक रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति जो है चाहे चाहे 100 साल में एक बार आएगी, लेकिन आती हैं। और उसमें कैसे हम लोगों ने अपने आप को उससे उभारा और अपनी पूरी टीम का मनोबल बनाए रखा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का लर्निंग था। एब्सोल्युटली। आशुतोष जी, जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से कोविड टाइम्स में भी एसबीआई डटा रहा और अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाया उसने, लेकिन फिर भी अगर हम देखें 29 कंट्रीज़ में चलिए एसबीआई की छाप है, अराउंड 250 शायद ब्रांचेस भी हैं, लेकिन अगर हम टॉप 10 बैंक्स की बात करें वर्ल्ड में, तब एसबीआई कहाँ खड़ा है? देखिए, सबसे पहले इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने देश में आपका क्या शेयर है, उस शेयर को आप मेंटेन कर रहे हैं, फिर आपके देश का विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या शेयर है, वो एक नितांत आवश्यक है जब आप ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं। अब धीरे धीरे भारत जो है 11वें 12वें स्थान से फिर 5वें पे, और आगे अगर ऐसे ही रफ्तार रही तो बहुत जल्दी ही तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत आवश्यक इस बात की भी है कि आप उसको किस टर्म में देख रहे हैं, आप डॉलर टर्म में देख रहे हैं। अब आप डॉलर टर्म में देखेंगे तो पहले दूसरे के बाद जो तीसरा भी अगर हम बने, अभी आज 5वें भी हैं, तो हम 4 ट्रिलियन, और जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वो 30 ट्रिलियन, और उसके बाद वाली जो इकोनॉमी है चाइना वो लगभग 20 ट्रिलियन। तो 30, 20 और 4 ये अनुपात है। तो आप नेचुरली जब आप ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे बैंक्स की, तो ये बैंक जो हैं बहुत आगे आएंगे। अगर आप याद रखें 70 और 80 के दशक में, और कुछ कुछ हिस्सा उसका, क्योंकि खारा साहब जो हैं वो टोक्यो भी रहे हैं, तो वहां एक समय ऐसा था जब विश्व के टॉप 10 बैंक्स में से 6 जापान के होते थे। और ये वो समय था जब जापान जो है वो यूएस को एक टफ फाइट दे रहा था, और ऐसा लगता था कहीं उनकी इकोनॉमी से ऊपर इकोनॉमी ना हो जाए। दोनों ने करीब करीब 5 ट्रिलियन टच किया था, करीब करीब 7 थोड़े दिन पहले जो है यूएस ने किया था, उसके बाद जापान ने किया था। तो आप देखिए वो क्या होता है, जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था डॉलर टर्म्स में बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि हमारी भी जो बैलेंस शीट से डॉलर में रिफ्लेक्ट होंगी, तो मुझे अगर कोई एक कैंडिडेट है जो उस लिस्ट में आएगा तो भारतीय स्टेट बैंक है, क्योंकि बाकी लोग अभी काफी पीछे हैं, और हो सकता है सेकंड एचडीएफसी हो। ये 2 बैंक रहेंगे जो आप कह सकते हैं कि विश्व की वो जो लीग टेबल है, उस लीग टेबल में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। एक खरा साहब, ये जो सोनिया ने सवाल किया उसी का करीब करीब का सवाल ये भी है कि अगले 5 साल में, चलिए 2030 में या 2035 में, अब से 10 साल बाद कहते हैं, क्या एसबीआई को हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 बैंकों में से आ जाए? देखिए, जैसा कि खजूरिया जी ने भी कहा कि ये जो है हम लोगों की बैलेंस शीट तो रुपये में बैलेंस शीट बनती है, और हमारा मेजर बिजनेस जो है तकरीबन 85% बिजनेस जो है वो रुपये टर्म्स में ही है, और बाकी 15% हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो डॉलर टर्म्स की बैलेंस शीट बहुत छोटी बैलेंस शीट है एज कम्पेयर टू हमारी मेन बैलेंस शीट। तो उसके चलते रुपये डॉलर की क्या पैरिटी रहेगी उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यस, अगर हम देखेंगे, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो शायद भारतीय स्टेट बैंक टॉप 10 में पूरा आ सकता है, ये मेरा मानना है। सर, सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक एक ऐसा सवाल है जो हाल के वर्षों में थोड़ा ये है, जो कम लोग समझते हैं, पर जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि एक एसबीआई है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है। दूसरे बैंकों में, मतलब मैं खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, ये हैसियत क्यों पैदा नहीं हुई? मतलब ऐसा क्या था एसबीआई में? नहीं, देखिए, एक तो साइज को देखते हुए 20-22% का मार्केट शेयर जब है, तो और सिमिलरली आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का भी मार्केट शेयर अगर मिला लिया जाए, तो पूरी इकोनॉमी का एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है बैंकिंग का इन बैंकों के माध्यम से ही ट्रांजैक्ट होता है। तो इसलिए जो है ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं, और इनको जो है इनके ऊपर जो ओवरसाइट है, आरबीआई का ओवरसाइट,
वो जो है बहुत और भी ज़्यादा अधिक स्ट्रिक्ट है, टू एंश्योर कि सिस्टम जो है पूरा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम शुड रिमेन इंटैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। इसलिए जो है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स को एक कैटेगरी बनाई गई है और एंश्योर किया गया है कि अगर रिस्क होगा तो सबसे पहले इन बैंक्स के ऊपर आएगा, और अगर ये बैंक्स अगर उस रिस्क को हैंडल कर लेंगे तो कंटीजन भी अवॉइड हो जाएगा, और ये बैंक्स जो हैं पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट भी करते रहेंगे। ये एक मेजर कारण था जबकि ये एसआईपी का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। और ये हिला तो जीडीपी भी हिल जाएगा सोनिया इसमें से। बिल्कुल। ऐसे में चलिए आशुतोष जी ये बताएं कि जैसे हम एसबीआई की ही बात कर लें तो करीब 2.5 लाख करीब एम्प्लॉयज़ होंगे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी नए बैंक्स जिस तरह से compete कर रहे हैं एसबीआई के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अगर हम एआई की बात करें, कितना टेक ओवर करेगा एआई इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, या फिर किस तरह से डिजिटलाइजेशन जो है वो मार्केट रीच और बढ़ाएगा? एटीएम्स पर क्या असर होगा? कोई जाता ही नहीं अब एटीएम। ब्रांचेस पर कितना असर होगा? सब कुछ तो योनो पर हो जाएगा। फ्रॉड कितना जल्दी आप पता चल पाएगा कि फ्रॉड हो रहा है, या रिस्क एवर्शन कैसे पता चलेगा? रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? सोनिया जी, मैं वापस अपनी चर्चा को उसी जगह ले आऊंगा जहां पे हम बात कर रहे थे कि क्या मैकेनाइजेशन और सो कॉल्ड कंप्यूटराइजेशन जॉब्स खा जाएगा। और हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली हुआ नहीं। आज भी थोड़े बहुत स्टेग्नेशन जरूर आई होगी कि अब वो क्योंकि ब्रांचेस और खोलनी बंद हो गई हैं और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दूसरे आ गए हैं, ऑल्टरनेट चैनल्स आ गए हैं जिसके थ्रू बैंकिंग सर्विस दी जा रही हैं। लेकिन नई तरह की जॉब्स क्रिएट होती। आपके पास जो जो पहले जो आपके काउंटर क्लर्क्स थे वो रिप्लेस होके आपके पहले टेलर्स आए, और फिर वो टेलर्स भी ऑटोमेटेड हो गए तो एटीएम्स आ गए, तो उन एटीएम्स की जगह फिर जो है आपने उनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिंगल विंडो पॉइंट पे सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही जगह देने शुरू किए। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रांचेस का भी एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो एक नया जीवन, नया जैसे कहते हैं योनि बदल रही है, वो बदल जाती है, और उसके उसके द्वारा प्रोडक्ट्स ही बदल जाते हैं, दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स बदलते हैं, सर्विसेज बदलती हैं, और उसके हिसाब से आर्किटेक्चर बदलता है। तो ये अगर आप कहें कि एआई के आने के बाद जॉब्स खत्म हो जाएंगे, कई जॉब्स रिप्लेस जरूर होंगे, लेकिन ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट कम हो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में आज सुबह ही, आप नहीं मानते कि जॉब लॉस होगा? जी नहीं, मुझे लगता है दूसरे जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। दूसरे जॉब्स जो उसको रिप्लेस जो होंगे, वो जॉब्स रिप्लेस जरूर होंगे, लेकिन दूसरे नए जॉब्स जो हैं वो ज्यादा होंगे पहले की तुलना में। अगर इसी को हम खरा साहब से भी पूछें कि किस तरह से देखते हैं आप एसबीआई को अगले 10 साल में इन सब के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिटिक्स को काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया था, और एनालिटिक्स के चलते हम लोगों ने ये सब एक इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया था हम लोगों के ऑपरेटिव्स के साथ में, कि आप कहाँ पर आप अपने एफर्ट्स को फोकस करिए और आपको कहाँ बेटर रिजल्ट मिलेगा, विच मीन्स कि हम लोगों ने वी स्टार्टेड लीवरेजिंग एनालिटिक्स फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर एआई की भी बात करें तो एआई के चलते फ्रॉड डिटेक्शन में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी, रिस्क प्रोफाइलिंग में बहुत अधिक मदद मिलेगी, मैक्रो में रिस्क कहाँ पर है, माइक्रो में रिस्क कहाँ पर है। तो उस तरह से जो है ये एनालिटिक्स जो जो एआई के माध्यम से जो एनालिटिक्स हम लोग यूज़ कर पाएंगे, उससे जो बैंक का जो एक पद्धति है काम करने की, उसमें उसमें बदलाव आएगा। और ये हमारा मेरा हमेशा से मानना रहा कि जैसा कहा कि मैकेनाइजेशन और डिजिटाइजेशन के समय भी इस तरह का एक फियर था कि हमारे इससे जॉब चले जाएंगे, बल्कि देखा यह गया कि जो लो स्किल जॉब थे वो कन्वर्ट हो गए हाई स्किल जॉब में। तो उस तरह की ही सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी, और चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क एरिया हो, उस तरह की सब चीज़ें जो हैं एआई के माध्यम से संभव हो पाएंगी, और शायद समय और अधिक मिलेगा कर्मचारियों को, जिससे कि
उनकी जो जो सर्विसेज हैं, और वो और भी अधिक पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे। जहाँ तक एम्प्लॉयज का कम होने का या ब्रांचेस को सब्स्टिट्यूट करने का सवाल है, वो कभी नहीं हो पाएगा फिलहाल, मेरा ये मानना है, क्योंकि भारतवर्ष में सब तरह के कस्टमर्स हैं और सब तरह की ज्योग्राफी है, जहाँ पर कि कुछ कस्टमर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर चाहे डिजिटली सेवी होने के बाद भी ब्रांच में विजिट करना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर कस्टमर की प्रेफरेंस को देखा जाएगा तो सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्टिव रहेंगे। मैं देख रहा था कि आपके सक्सेसर चल्ला साहब ये कह रहे थे कि ओनली स्केल एंड ट्रस्ट विल नॉट मेक एसबीआई अ प्रेफर्ड बैंक। व्हाट डू यू से? नहीं, उनका ये कहना ठीक है कि हमारा स्केल बहुत बड़ा है और ट्रस्ट भी है, लोगों का है, लेकिन आने वाली जनरेशन को जब तक हम प्रोडक्ट जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जो चैनल के थ्रू वो अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तो शायद हमारा वो प्रेफर्ड स्टेटस कुड कम अंडर चैलेंज। तो यही एक कारण है कि उनका ये कहना है, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन मेरा ख्याल से बैंक इस तरफ आगे काफ़ी दिनों से बढ़ चुका है और आगे भी अपने इस तरह के काम करता रहेगा, जिससे कि समय से पहले बैंक में वो सब बदलाव आ जाएंगे जिनकी आवश्यकता होगी। कि रीइमेजिनेशन और मतलब फिनटेक के इस स्पेस में, इस रेस में रीइमेजिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है एसबीआई के आंगन में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहब। ये तो हमारा ये हमेशा मानना रहा है कि री इंजीनियरिंग करने के लिए री इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक कारण है कि आपने देखा होगा कि योनो जो कि जो है 2017 में हमने लॉन्च किया था, वो हमने यूआई यूएक्स इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था 2020-22 में। तो ये समय की रफ्तार है, और समय की रफ्तार से जो भी प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं, वो चेंज हो रहे हैं, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, तो प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, बैक ऑफिसेस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और इस तरह से जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है उस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ये कहना चाहूँगा कि पहले चेंजेस 10 साल में हुआ करते थे, उसके बाद 5 साल में होने शुरू हुए। अभी समय की रफ्तार यह है कि हर तीसरे साल में कुछ ना कुछ इस तरह के मेजर चेंजेस होते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में शायद ये चेंज की रफ्तार और भी अधिक बढ़ जाएगी। एआई का पहला इस्तेमाल कब किया आप लोगों ने बैंक के तौर पे? एआई का हम लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया था 2023 में। हम लोगों ने अपने कुछ हमने मॉडल्स जो हैं वो हमने आईपीआर में भी वो रजिस्टर कर दिए थे। और मुझे ये जानना था खजुरिया साहब कि जैसे खरे साहब बोल रहे थे कि फिनटेक और इस तरह के जो एआई के साथ अब चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन आरबीआई का जो सर्कुलर आते हैं और साथ ही जो मीटिंग्स हुई थी पीछे, उसमें ब्रीफिंग में ये भी कहा गया था कि फिनटेक मॉडल पर ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने शायद स्ट्रेस जो था अनसिक्योर्ड लोन्स पर, उस पर शायद उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा एसबीआई की क्या कोई अब खुशखबरी आएगी अगर हम आईपीओ की बात करें म्यूचुअल फंड की? देखिए, म्यूचुअल फंड के आईपीओ के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली वो तो कॉल ओनर को लेनी रहती है एसबीआई, और उसमें दो ही पार्टनर हैं। हाँ। एक एसबीआई है 63% और अमुंडी जो एक फ्रांस की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनका करीब 37% है। तो 63 और 37 वाले इन दोनों ने बैठ के निर्णय लेना है, कब इनको समय अनुकूल लगता है उस समय ये ला सकते हैं। तो ये समथिंग इसमें गेस करना या कोई भी मतलब अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। दूसरा, जो आपने फिनटेक वगैरह के बारे में कहा, देखिए एक रेगुलेटर को एकदम पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना होता है। आप किसी भी चीज को, हर एक चीज का एक समय जो होता है, उस समय वो बहुत ज्यादा फलदायक रहती है। कई कई ऐसे प्रोजेक्ट या कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो समय के पहले आई, वो उस समय उन्होंने उस जो टेक्नोलॉजी लेके आया उसको डुबा भी दिया, और उसके बाद जो है फिर फर्दर जो है बाद में 10 साल 20 साल बाद 50 साल बाद वही चीजें दोबारा आई तो बहुत सक्सेसफुल हुई। तो उसके लिए वैसा आपको ये भी परिवेश भी देखना होगा कि परिवेश कैसा है। अब आप फिनटेक लेके आए, बहुत अच्छा, क्योंकि एकदम से जैसा अभी
दिनेश जी भी कह रहे थे कि जैसे ही ये कोविड वगैरह का काल हुआ तो एकदम से लोग मतलब उसमें अभ्यस्त हो गए कि कैसे हम सिर्फ मोबाइल का उपयोग करके और कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यूपीआई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में जब लोन की डिलीवरी की बात होने लगी कि लोन डिलीवर होगा नहीं होगा, तो उसमें आपका देश, काल और पात्र, ये तीनों चीजों को लेके अगर आप चलेंगे तभी सफलता होगी। और एक रेगुलेटर के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द वही होता है। अब आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, बहुत सुगमता कर दी आपने डिलीवरी में, लेकिन आपके जो चाइनीज क्या बोलते हैं ऐप और उनके माध्यम से किस तरह से रिटेल वालों का जो है दोहन हुआ, वो जग विदित है। तो आपको ये भी देखना है कि पूरी तरह नियंत्रण में रहे। जो भी आपका कार्यक्रम हो रहा है ऐसा है, ठीक है, बहुत अच्छी भीड़ होने से, ज्यादा लोगों के आने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और जीडीपी में जो इजाफा होता है, वो सारी चीजें अपनी हो रही हैं। लेकिन उसी भीड़ से भगदड़ मच गई और कुछ लोगों की डेथ हो जाए तो वो तो प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। खजूरिया साहब, सोनिया क्लोज करेंगी। मैं कुछ सवाल इनके लिए छोड़ता हूँ। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे कि जो देश के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अब 12 रह गए हैं, उनको जो बच गए उनको एसबीआई से 2, 3, 4, 5 क्या ऐसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? साथ ही साथ प्राइवेट बैंक स्पेस में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स बंद हो गए, वो भी हमने देखा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को एसबीआई से वही 2-4 चीज़ें क्या सीखने की ज़रूरत है जो यहाँ के पब्लिक सेक्टर बैंक सीख सकते हैं? देखिए, समय आ गया है कि अब हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इस तरह से ये जो सीमा है, इस सीमा को धीरे धीरे ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सिर्फ ओनरशिप जो है वो जताता है। अगर आज को गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप में ये कहती है कि हम ऑटोनॉमी ज्यादा दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर को, हम उनको सारे निर्णय लेने देंगे और वो जो भी कम से कम अच्छी तरह से चल रहे हैं, जिनका प्रबंधन बहुत अच्छा है, उनको हम पूरी जो है वो लिबर्टी देते हैं कि आप अपना वो करें, तो मुझे नहीं लगता कोई अंतर है दोनों में। क्या अंतर है दोनों में? दोनों शेयर होल्डर के प्रति अकाउंटेबल है। प्राइवेट सेक्टर भी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल है। उसको भी ये बताना है कि हम आपने जो हमें पूंजी दी, उस पूंजी का हमने किस तरह उपयोग किया, किस तरह हमारे एनपीएस कम है, किस तरह हम अधिकाधिक लाभ ला रहे हैं और किस तरह हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक को जो है वो संतोष प्रदान कर पा रहे हैं, उनके कार्य को सुगम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में जो है गवर्नमेंट के प्रति, अगर गवर्नमेंट ओनर है तो उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक की मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड के माध्यम से अपने शेयर होल्डर को, कि भाई हमने किस तरह से आपकी पूंजी का उपयोग किया। सीख खजूरिया साहब, सीख क्या है जो एसबीआई से सीखनी चाहिए? दोनों एक दूसरे से ले सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यह है पब्लिक सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि मैंने दोनों में काम किया है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, वो है निम्बलनेस, बहुत जल्दी डिसीजन ले पाना, मतलब उसके लिए वेट ना करना। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छा इसमें सुधार हुआ है। और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप कह रहे स्टेट बैंक से क्या सीख लेनी चाहिए, मैं कहूंगा ट्रेनिंग में जो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश भारतीय स्टेट बैंक करता है, वो कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं करता। सब लोग ये चाहते हैं कि हमको ट्रेंड लोग मिल जाए, तैयार लोग मिल जाए, स्टेट बैंक से ले लो। स्टेट बैंक पहले 2 साल जिस तरह का गहन प्रशिक्षण देता है अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को। मैंने सन 83 में एसपीओ ज्वाइन किया था, दिनेश जी ने, खारा जी ने 84 में ज्वाइन किया था। 83-84 हम साथ के, मतलब एक ही साल का अंतर है हमारे उनके बैच में। हम लोगों को 2 साल गहन प्रशिक्षण दिया गया। सर ये दिखता है खजूरिया साहब, ये दिखता है, ये ब्रांच में जाए ना तो ये दिखता है। मैं सोनिया के सवाल पे आऊँगा, बस 20 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मैं ये दिखता है जो आप बात आप कह रहे हैं, 100% आपसे एग्री करता हूँ। आप जैसे प्राइवेट बैंक में जाइए, छोटी सी प्रॉब्लम में वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो उलझ जाते हैं। आप सरकारी बैंकों में जाइए, ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखता है कि वो ट्रेंड हैं और घबराते नहीं हैं, तुरंत दबाव में नहीं आते, वो समस्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्राइवेट बैंक को एसबीआई से सीखने की ज़रूरत है। एग्री करता हूँ आपसे। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैं बोलूँगी आशुतोष जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई और अपनी जर्नी की भी, और साथ ही किस तरह से एसबीआई ने 70 साल में अपना ये पाथ कवर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश जी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन, थैंक यू सो मच। तो बात टके की में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।